हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम MPC 003 जिसका नाम पर्सनालिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट है, उसका हम ब्लॉक 1 और यूनिट 2 हम ऑलरेडी कर रहे हैं। यूनिट 2 में भी हम 3 वीडियोस पहले बना चुके हैं। हमने इससे पहले जो 3 वीडियोज़ हैं उनमें पार्ट 1 में हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने जो है टाइप अप्रोचेस क्या होती है पर्सनैलिटी की, उनके बारे में बात की थी। उसके बाद हमने सेकंड वीडियो के अंदर ऑलपोर्ट की, जिसको हम लेक्सिकल अप्रोच बोलते हैं, उनके बारे में बात की थी। ऑलपोर्ट ने कैसे ट्रेट अप्रोच पे फोकस किया है, उनकी जो अप्रोच है वो लेक्सिकल है। उन्होंने कैसे क्या बताया कि कैसे उन्होंने बताया कार्डिनल ट्रेट क्या आते हैं, कॉमन इंडिविजुअल ट्रेट्स क्या होते हैं, सेंट्रल ट्रेट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी ट्रेट्स क्या होते हैं। अब उसके बाद हमने जो थर्ड वीडियो थी उसमें हमने कैटल की ट्रेट अप्रोच के बारे में डिटेल में पढ़ा, जिसमें हमने 16 PF और जिनकी जो अप्रोच है उसको हम 16 PF के नाम से भी जानते हैं। अब जो इस वीडियो में जो कि पार्ट 4 है, इसमें आइजेंक टाइप और ट्रेट हिरार्की के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली क्या, जो आइजेंक की जो थ्योरी है ये टाइप भी है और ट्रेट भी। अब तक हमने शुरू में टाइप अलग किए थे और कैटल और ऑलपोर्ट की जो थी वो ट्रेट थ्योरीज थी, लेकिन आइजेंक ने जो है टाइप को भी फोकस किया है और ट्रेट को भी किया है। ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हेंस आइजेंक ने 1990 हैड ए स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट पर्सनैलिटी इज लार्जली डिटरमिन्ड बाय जीन्स एंड दैट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैव वेरी लिटल रोल टू प्ले इट। क्योंकि कैटल ने किस पे फोकस किया था, मेनली उन्होंने फोकस किस पे किया था, एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे किया था। लेकिन आइजेंक ने क्या कहा है, क्योंकि इनेट फैक्टर और जीन्स के ऊपर जो नेचर है, जैसे हमने नेचर वर्सेस नर्चर किया है, नेचर उन्होंने क्या कहा है, जीन्स पे ज़्यादा फोकस किया आइजेंक ने कि नेचर का रोल ज़्यादा होता है, बायोलॉजिकल का ज़्यादा होता है, इंस्टेड जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के उनका कम रोल होता है पर्सनैलिटी के लिए। ही ओपाइंड दैट पर्सनैलिटी इज मोर और लेस स्टेबल एंड एंड्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए पर्सनस कैरेक्टर, टेम्परामेंट, इंटेलेक्ट एंड फिजिक। उन्होंने क्या कहा है, जो पर्सनैलिटी है वो स्टेबल होती है, जो एक जैसी रहती है, और जिसको हम चेंज जो है वो नहीं होती है। उनका जो एक जो इंडिविजुअल होता है उसका जो टेम्परामेंट होता है वो सेम रहता है, उसका जो करेक्टर है वो सेम रहता है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल है वो सेम। कहने का मतलब है कि जो उसके जो ट्रेड्स होते हैं वो जो ट्रेड मतलब इंडिविजुअल जो है, जो अगर कोई हम कहते हैं कि वो एक्सट्रोवर्ट है तो वो उसके उसी टाइप का वो रहेगा, ना कि इसके अंदर जो है मेन जो उन्होंने एम्फेसिस दिया वो जीन्स को दिया है, ना कि एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट का भी रोल होता है लेकिन उससे ज़्यादा जीन्स का होता है। इन दिस डेफिनेशन ही हैज़ एम्फेसाइज अपॉन ट्रेड, स्टेबल होते हैं, एंडोरिंग होते हैं, विच व्हेन क्लस्टर टुगेदर कंस्टिट्यूटेड टाइप। जो हमको जो ट्रेड्स होते हैं स्टेबल होते हैं, जो हमको मिला देते हैं सारे, जैसे हम किसी को कहते हैं एक्सट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट में जितने भी उसके रिलेटेड आउट गोइंग है, सोशल है ना, अपने बारे में कम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है, या इमोशनल है, तो ये सब चीज़ें जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या आता है कि जब इन सब ट्रेड्स को मिला देते हैं तो हम क्या कहते हैं, टाइप बन जाता है वो। जैसे हम कहते हैं कि वो एक्सट्रोवर्ट टाइप है। अब उन्होंने क्या कहा, जो आइजेंक के जो व्यू पॉइंट था इन पर्सनैलिटी क्या है, हिरार्किकली ऑर्गेनाइज। उन्होंने क्या एक हिरार्की बनाई है, कंस्टिट्यूटिव टाइप्स, traits and habits. At the lowest level of Eisenhower hierarchy are the single responses like action और thoughts. उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले एक हिरार्की में ले लो। हिरार्की में क्या होता है, हम पहले एक फैक्टर को, उसके पहले दूसरे को, फिर तीसरे को, इस तरह से हम उसको जो है एक फिगर के रूप में कह लो, या हम उसको दिखा सकते हैं कि हिरार्की बनती है इस टाइप से, कि पहले कम फिर ज़्यादा फिर से ज़्यादा, इस टाइप से। तो इसमें क्या होता है, जो आइजेंक ने क्या कहा हिरार्की में, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो हमारे जो रेस्पॉन्सेज होते हैं हमारे एक्शन में दिखते हैं, फिर रेगुलर अकरिंग रेस्पॉन्सेज फॉर्म हैबिट। जो हमारे लगातार जो हमारे एक्शंस होते हैं, रेस्पॉन्सेज होते हैं, उससे हमारी हैबिट बनती है। उसके बाद क्या, रिलेटेड हैबिट्स फॉर्म ट्रेड। अब जो हैबिट्स होती हैं वो हमारे ट्रेड्स को बनाती हैं, और जो सेपरेट ट्रेड्स होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, टाइप, जिसको हम सुपर फैक्टर्स भी कहते हैं। 10 टाइप्स आर मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट। टाइप्स क्या होते हैं, मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट है, फॉलोड बाय ट्रेड्स एंड देन हैबिट्स एंड देन फाइनली बाय रेस्पॉन्सेज एट द बिगिनिंग लेवल। सबसे पहले जैसे हमने क्या कहा, रेस्पॉन्सेज होते हैं, एक्शंस होते हैं, वो उसके बाद हमारी हैबिट्स होती हैं, हैबिट्स के बाद हमारे ट्रेड्स होते हैं, देन लास्ट में क्या होता है, टाइप। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, जो टाइप्स होते हैं ये फॉलोड बाय क्या होता है, ट्रेड्स, देन हैबिट्स एंड देन फाइनली रेस्पॉन्सेज और एक्शंस। In fact, each of the type concepts is based on a set of observed intercorrelations among various traits। जब वेरियस जो ट्रेड्स होते हैं वो सब मिलके आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, हमारे एक्शंस भी, हमारी हैबिट्स भी, हमारे ट्रेड्स भी, और ये सब मिलके जब हमारे टाइप बनाते हैं तो ईच ट्रेट इज इंटरफेयर्ड
फ्रॉम इंटर कोरिलेशन एमंग हैबिचुअल रेस्पॉन्सिव। वही जो बार बार वही बात आ रही है कि जो ट्रेड जो होते हैं, टाइप जो बनती है ट्रेड से, ट्रेड जो होते हैं हैबिट से, हैबिट बनते हैं हमारे एक्शंस में। तो वही चाहे ऊपर से शुरू कर लो चाहे नीचे से शुरू कर लो, तो उन्होंने यही कहा जो टाइप जो होता है ये सब धीरे धीरे करके जितने भी हमारे जो ये एक्शंस होते हैं, जो हमारी हैबिट्स होती हैं, जो हमारे ट्रेड्स होते हैं, ये सब इंटर रिलेटेड होते हैं, जो कि ऑब्जर्वेबल होते हैं, जो हमें दिखते हैं। Thus the entire process can be explained through an example. इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, इट इज शोन दैट एक्सट्रावर्जन इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्व इंटरकोरिलेशंस among the traits like liveliness, sociability, activity and excitability, and each of these traits is interfere from intercorrelation among habitual responses such as for instance going to club, liking to talk with people, liking taking part in any social activity on the spur of the moment and so forth। कहने का मतलब क्या है, इनके कोई एक्स्ट्रावर्ट है, एक्स्ट्रावर्जन के बारे में हम बात करते हैं तो हमें कैसे मालूम होता है कि ये जो इंडिविजुअल है वो एक्स्ट्रोवर्ट है, क्योंकि वो उसके एक्शंस होते हैं हमें बहुत लाइवली लगता है, वो सोशल लगता है हमारे को, उसकी एक्टिविटीज़ को देख के, उसके एक्साइटमेंट लेवल को देख के। कहने का मतलब कि हमें कैसे मालूम होता है कि कोई बंदा जो है एक्स्ट्रोवर्ट है, तो हमें उसके एक्शंस में दिखता है। उसके बाद हमारे जो एक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं हमारी, उसके बाद हमारी उसी हिसाब से उसकी हैबिट बन जाती है। हैबिट कैसे बनेगी, अगर वो एक्स्ट्रोवर्ट है तो क्या करेगा, उसकी जो हैबिट क्या होगी, वो क्लब जाएगा, लोगों से लाइकिंग टू टॉक विद पीपल, लोगों से बात करना पसंद करेगा, टेकिंग पार्ट इन एनी सोशल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी में इंडल्ज होगा, ये उसके क्या उसी हिसाब से उनकी जो है हैबिट्स बन जाएंगी। फिर these habits are themselves inferred from some observable specific responses like real occasion where the person actually went to club, talked with people, participated in group discussion etc। अब जो हैबिट्स हैं, हमने उसके हैबिट्स हमें कहाँ दिखाई देंगी, जब वो क्लब वगैरह जाएगा, लोगों से मिलेगा, और ये उनके उसके क्या है, जब वो कहाँ जाएगा, जब वो एक्चुअल में करेगा ये सब चीज़ें, तो वो उसके ट्रेड्स होंगे कि वो इस टाइप की पर्सनैलिटी है, तो ये इसकी हैबिट्स है और ये उसके ट्रेड्स है कि इन सब चीज़ों में जब हम उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि उसकी सब चीज़ें जो हैं, लोगों से बात करता है, क्लब में जाता है, जो एक्चुअल में ऑब्जर्व करते हैं वो उसके ट्रेड्स होते हैं। इन सबको मिलकर हम कह सकते हैं कि वो एक्स्ट्रावर्ट है, वो जो उसके वो टाइप बन जाती है। बेस्ड अपॉन न्यूमरस फैक्टर एनालिसिस ऑन पर्सनैलिटी डाटा गैदर्ड फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलेशन, आइजन ने क्या कहा था, ये 2 मेजर फैक्टर्स होते हैं डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी, कौन से, एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन। जैसे हमने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा है कि एक्स्ट्रोवर्ट कौन होते हैं, इंट्रोवर्ट के उनके बारे में, देन न्यूरोटिज्म और स्टेबिलिटी के बारे में। फिर लेटर ऑन उन्होंने क्या किया, इन 2 डायमेंशंस के अलावा उन्होंने क्या बताया, तीसरी भी उन्होंने ले ली, साइकोटिज्म और इम्पल्स कंट्रोल, ये क्या होता है। अब इसके ऊपर आ जाओ, इन्होंने नंबर 1 पे इन्होंने क्या कहा, दिस 3 डायमेंशन अकॉर्डिंग टू आइजन आर द मेजर इंडिविजुअल डिफरेंस टाइप कंसिडर्ड मोस्ट यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग पर्सनैलिटी फंक्शन। किसी भी व्यक्ति की जो इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है, इसमें उन्होंने कहा या तो एक्सट्रोवर्ट होता है या इंट्रोवर्ट होता है, या न्यूरोटिज्म यानी जो कि इमोशनली अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा, और इसके अलावा उन्होंने साइकोटिज्म को लिया जो जिनका बिहेवियर क्या होता है, जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता। अब यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, एक्स्ट्रावर्जन एंड इंट्रोवर्जन। एक्स्ट्रावर्ट्स आर इंडिविजुअल हु आर सोशिएबल, इम्पल्सिव एंड हु लाइक एक्साइटमेंट एंड ओरिएंटेड टुवर्ड्स एक्सटर्नल रिलेटिव, जो कि सोशल होते हैं, बहुत जल्दी वो इमोशनल होते हैं, तो उस कारण से वो इम्पल्सिव हो जाते हैं। और इंट्रोवर्ट्स क्या होते हैं, जो कि अपने लिए ज़्यादा करते हैं, अपनी खुद के लिए करते हैं, सोशल नहीं होते, वो आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स इनर रियलिटी, खुद के लिए होते हैं, टेंड टू एग्जिबिट प्रेफरेंस टुवर्ड्स ए वेल ऑर्डर्ड लाइफ। न्यूरोटिक्स कौन से होते हैं, जो कि इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, बड़ा उनके जो मूड जो होते हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं। द हॉलमार्क ऑफ मोस्ट न्यूरोटिक्स दैट दे एग्जिबिट एन एंग्जाइटी लेवल ऑफ डिसअप्रोप्रिएशन टू द रियलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन। उनका जो बिहेवियर होता है, जिनका एंग्जाइटी लेवल होता है काफ़ी डिसप्रोपोर्शन में होता है, यानी कभी बहुत कम हो जाता है और कभी बहुत ज़्यादा। सम न्यूरोटिक्स में एग्जिबिट ऑब्सेशनल और इम्पल्सिव सिम्टम्स एंड शो सम में शो अनरीजनेबल फियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पर्सन, प्लेसेस एक्सेट्रा। कहने का मतलब वही है कि कुछ में तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा उनका जो बिहेवियर होता है, जो उनका इम्पल्सिव्स होते हैं, बहुत ज़्यादा वो ऑब्सेशनल होते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, और कभी अनरीजनेबल फियर, कभी उनमें बहुत बिना किसी बात पे उनमें किसी चीज़ के लिए फियर रहता है, किसी पर्सन के लिए, किसी प्लेस के लिए। However, there are some न्यूरोटिक्स कौन से होते हैं, वो आर फ्री फ्रॉम बर्डन ऑफ एंग्जाइटी एंड फियर। लेकिन कुछ ऐसे भी न्यूरोटिक्स होते हैं जो इनको कोई ना तो कोई एंग्जाइटी होती है, ना ही वो फियर होता है, लेकिन उनका जो टेम्परामेंट होता है वो काफ़ी
अनस्टेबल होता है। एंड इन दिस ग्रुप साइकोपैथ्स आर प्लेस हु फेल टू एसेस द consequences ऑफ देयर एक्शन एंड हु बिहेव इन एंटी सोशल बिहेवियर। जो ऐसे न्यूरोटिक्स होते हैं जो उनको हम जो कि कई बार एंटी सोशल बिहेवियर शो करते हैं, उनको हम साइकोपैथ में डालते हैं कि उस कैटेगरी में आ जाते हैं साइकोपैथ में, जिनका बिहेवियर क्या होता है, एंटी सोशल होता है और रिगार्डलेस ऑफ द पनिशमेंट दे गेट। यानी क्या होता है कि वो जिनको इन्होंने दो तरह के बताए, तो न्यूरोटिक कौन से होते हैं, जिनका नॉर्मली हम क्या कहते हैं जो कि इमोशनली अनस्टेबल होता है, जो कि जिनका मूड बड़ा फ्लक्चुएट होता है, बहुत इम्पल्सिव होते हैं। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो कि कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि किसी भी चीज़ को लेकर डर जाते हैं, उनको एग्जाइटी होती है, जो पर्सन है, प्लेस है, ऑब्जेक्ट है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको कोई ना तो एग्जाइटी होती है ना कोई फियर होता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि एक ऐसा भी ग्रुप होता है जो कि जिनको हम साइकोपैथ की कैटेगरी में डालते हैं, जो कि जिनका बिहेवियर जो होता है इम्पल्सिव, ठीक है, लेकिन कई लोग बड़ा एंटी सोशल बिहेवियर करते हैं जिसके लिए उनको पनिश किया जाता है। साइकोटिज्म और इम्पल्स कंट्रोल, ये नंबर 3 जो उन्होंने बाद में कैटेगरी ली है। साइकोटिक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रेट्स सच एज बीइंग इंटेंस, इंसेंसिटिव टू अदर, जिनको लोगों से कोई मतलब ही नहीं होता है, वो बड़े वायलेंट होते हैं, दूसरे लोगों का हर्ट अदर पीपल टू द पॉइंट ऑफ क्रुएलिटी, बहुत इनह्यूमन होते हैं। मतलब कि डिस्पाइट ऑल दी साइकोपैथिकल ट्रेट्स आइजेंक बिलीव डेट साइकोटिक्स टेंड टू क्रिएटिव, फिर भी भले ही वो उनका जो एंटी सोशल बिहेवियर होता है, बड़े हॉस्टाइल होते हैं, लोगों से कभी इनसेंसिटिव होते, क्रूअल होते, इनह्यूमन होते, इवन देन जो साइकोटिक्स होते हैं उन्होंने क्या कहा आइजेंक ने, वो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। ही बेस्ड दिस कंक्लूजन ऑन हिज वर्क विद स्किज़ोफ्रेनिक्स हु गेव मैनी ओरिजिनल रिस्पॉन्सेज ऑन द रोरशा टेस्ट। रोरशा टेस्ट बहुत फेमस है, आप इसको आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि इन्होंने कहा कि कुछ जो आइजेंक ने ये बात क्यों कही कि जो हमारे जो साइकोटिक्स होते हैं दे आर मतलब कि जो भले इमोशनली वो ऐसे होते हैं जो इनका बिहेवियर जो होता है वो सोसाइटी को अप्रूव नहीं होता है, एंटी सोशल होता है। लेकिन इवन देन जो है कुछ जो होते हैं जो साइकोटिस्ट होते हैं क्रिएटिव भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टडी की थी उसके ऊपर, स्किज़ोफ्रेनिक्स के ऊपर, जिन्होंने क्या देखा कि जो रोशा का टेस्ट है काफ़ी फेमस है, वो आप इसको आगे जब पढ़ेंगे आपको मालूम हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, इंक ब्लॉट टेस्ट था उनका, जिसमें उन्होंने देखा कि इन्होंने जो साइकोटिस्ट थे उन्होंने काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स दिए। देन इनहिबिशन थ्योरी इन्होंने क्या कहा है, इसमें क्या होता है, आइजेंक ने क्या कहा है कि डेवलप्ड ए थ्योरी कॉल्ड इनहिबिशन टू एक्सप्लेन व्हाई पीपल हु डिफर along the various dimensions should behave differently from one। उन्होंने मेनली किस पे फोकस किया, एक्सट्रोवर्ट पे, इंट्रोवर्ट पे, या न्यूरोटिज्म के ऊपर, स्टेबिलिटी के ऊपर, जैसा अभी हमने पढ़ा। तो इन्होंने क्या किया कि क्या किस कारण से जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, अकॉर्डिंग टू आइजेंक इंडिविजुअल डिफरेंसेस along the एक्स्ट्रावर्जन में और इंट्रोवर्जन डायमेंशन आर स्ट्रांगली डिटरमिन्ड बाय द हेरिडिटी, क्योंकि इन्होंने इनेट पे फोकस किया। इन्होंने क्या कहा है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को इन्होंने कम फोकस किया, हेरिडिटी को इनेट फैक्टर्स पे ज़्यादा किए। तो उन्होंने कहा है जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो इंट्रोवर्ट होते हैं, ये दोनों जो डायमेंशंस होती हैं ये हमारी हेरिडिटी से डिटरमिन होती हैं, हैव देयर बेसिक ओरिजिन इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स होती है, वहाँ उनका ओरिजिन होता है। अब यहाँ से इन्होंने कहा है कि आइजेंक पॉइंटेड आउट दैट एक्सट्रोवर्ट्स हैव रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इनहिबिटरी प्रोसेसेस एंड वेरी वीक एक्साइटेटरी प्रोसेसेस। इसका मतलब क्या है कि ये क्या मानते हैं, जो आइजेंक ने क्या कहा है, जो हमारे एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं जो कि काफ़ी सोशल होते हैं, उनका क्या होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, उनका जो ब्रेन होता है वो काफ़ी, लेकिन का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है तो उसमें क्या होता है, पर ब्रेन जो होता है वो काफ़ी स्लोली रिएक्ट करता है। इसलिए उनको जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जब उनको स्टिमुलस मिलता है तो वो क्या होते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। इसको फिर से पढ़ते हैं। आइजेंक पॉइंटेड आउट दैट एक्सट्रोवर्ट्स हैव रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इनहिबिटरी का मतलब क्या है, वो उनका जो बहुत जल्दी वो एक्साइट नहीं होते, क्योंकि उनका इनहिबिटरी जो इन्फॉर्मेशन लेने का जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, एंड वेरी वीक एक्साइटेटरी प्रोसेसिंग। इसलिए उनका जो एक्साइटमेंट होने का जो जिससे बहुत जल्दी अराउजल जो होता है वो काफ़ी स्लो होता है। इस कारण से बिसाइड देयर नर्वस सिस्टम आर स्ट्रॉन्ग विच फोर्सेज देम टू टॉलरेट ए लार्ज कैपेसिटी ऑफ स्टिमुलेशन। का जो नर्वस सिस्टम होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इनहिबिटरी प्रोसेस जो इन्फॉर्मेशन लेता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन एक्साइटेटरी जो प्रोसेस होता है काफ़ी वीक होने से क्या होता है, वो इस केस में क्या होता है, जो विच फोर्सेज दैम टू टॉलरेट अ लार्ज कैपेसिटी और स्टिमुलेशन। कितना भी लोगों से मिल लें, बात कर लें, सोशल हो, तो उनकी जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है उस चीज़ को टॉलरेट करने की।
इंट्रोवर्ट्स ऑन द अदर हैंड का क्या होता है वेरी स्ट्रॉन्ग एक्साइटेटरी प्रोसेसेस। उनका जो इनका कम था, इनका क्या है एक्साइटेटरी जो है ये ज़्यादा होता है इन द केस ऑफ इंट्रोवर्ट्स। और वीक क्या होता है इनहिबिटरी प्रोसेसेस। जो उनका स्ट्रॉन्ग था एक्सट्रोवर्ट्स का, इनका वीक होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर नर्वस सिस्टम जो होता है वो काफ़ी वीक होता है, विच मीन्स दैट दे हैव ए स्मॉल कैपेसिटी टू टॉलरेट स्टिमुलेशन। इस कारण से जो किसी से मिलते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आती है वो, क्योंकि उनका जो इनहिबिटरी सिस्टम जो है वो काफ़ी वीक है, इस कारण से जो उनको टॉलरेट करने की जो कैपेसिटी होती है उनकी वो काफ़ी स्मॉल होती है, इसलिए वो बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं और वो रिएक्ट कर देते हैं। दस द ब्रेन्स ऑफ एक्सट्रावर्ट्स रिएक्ट मोर स्लोली एंड वीकली, कमजोर होता है उनका टुवर्ड स्टिमुलाई, देयर बाय क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर स्ट्रॉन्ग सेंसरी स्टिमुलेशन विच कॉजेज दैम टू सीक एक्साइटमेंट बाय गोइंग टू पार्टीज, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स एंड अटेंडिंग टू वेरियस टाइप्स ऑफ मीटिंग एटसेट्रा। इसलिए वो जो है, क्योंकि उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो एक्साइट वो नहीं हो पाते, क्योंकि वो काफ़ी वीक उनका एक्साइटेटरी प्रोसेसेस होते हैं। इस कारण से, क्योंकि नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने से क्या होता है कि वो उनकी लार्ज कैपेसिटी होती है किसी भी चीज़ को इनटेक करने की। इस कारण से वो नए नए फ्रेंड्स से मिलते हैं, पार्टी में जाते हैं तो काफ़ी चीज़ को एंजॉय करते हैं। ऑन द अदर हैंड इंट्रोवर्ट्स क्या होते हैं आर मोर कॉर्टिकली अराउज। उनका जो क्या होता है इंट्रोवर्ट्स आर मोर, उनका जो वो जल्दी एक्साइट हो जाते हैं, देयर ब्रेन्स रिएक्ट क्विकली, उसी समय बहुत जल्दी रिएक्ट करता है एंड स्ट्रांगली टू स्टिमुलाई के लिए बहुत जल्दी वो रिएक्ट करता है। एज सच दे टॉलरेट relatively small amount of stimulation. Consequently, strong stimulation from the environment proves to be aversive for them. इसी कारण से जो है वो अपने आप में खुश रहते हैं, क्योंकि उनको पता है जब वो किसी और से बातचीत करेंगे तो बहुत जल्दी उनका, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काफ़ी कमज़ोर होने से वो बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, इमोशनल जिसको बोलते हैं आप, उस पर रिएक्ट कर देते हैं। इस कारण से क्या होता है वो उनका जो बिहेवियर होता है काफ़ी लोगों को, लोग जो देखते हैं उनको एवर्सिव, वो काफ़ी इनटॉलरेबल होता है एंड दे टेंड टू स्पेंड मोर टाइम इन एलूफ एक्टिविटी। इसी कारण से वो एलूफ क्या होता है, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। ज़्यादातर अपना जो टाइम होता है वो एलूफ एक्टिविटी लाइक रीडिंग है, राइटिंग है, प्लेइंग चेस एटसेट्रा, इन सब में स्पेंड करते हैं रादर देन मेकिंग फ्रेंड्स और गोइंग टू पार्टीज और एंड इन फंक्शन एटसेट्रा। देन अराउजल थ्योरी, इसमें क्या है, ये भी बेसिकली जो अभी हमने पढ़ा है इसी का ही पार्ट है कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट जो हमने पढ़ा है इसी के बारे में ही है कि इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारा जो अभी हमने पढ़ा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ा। इन्होंने क्या है कि अराउज कैसे होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इन्होंने क्या है बेसिक इनका एक सिंपल एक आइडिया ये है कि ARAS सिस्टम होता है, असेंडिंग रेटिकुलर activating system, which is a network of fibers going upward from the lower brain stem to the थैलमस एंड कॉर्टेक्स। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कॉर्टेक्स के बारे में, तो इन्होंने क्या कहा है कि ARAS होता है जिसमें वो उसका काम क्या होता है कि ARAS क्या करता है, हमारे जो एक्टिवेट किसको करता है, कॉर्टेक्स को करता है। और जो कॉर्टेक्स जब वो नीचे से ऊपर जाते हैं तब, और ऊपर से नीचे आते तब, दोनों तरह से क्या होता है वो कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है। कॉर्टेक्स क्या क्या करता है, उससे क्या होता है हमारी एक्साइटेबिलिटी जो होती है उसको इंक्रीज करता है, किसमें ARAS में, यानी दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा है, जो हमारा जो इसमें ये सिंपल ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा जो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट होते हैं, जो हमारे जो हमने पढ़ा कि वो कैसे एक्साइटमेंट होती है, तो उसमें जो दोनों चीज़ें हमारी जो है ARAS से लिंक्ड होती है। ARAS का काम क्या होता है, वो हमारे कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है। कॉर्टेक्स क्या करता है, आगे एक्साइटेबिलिटी करता है इंक्रीज, किसमें, ARAS में। दोनों ही आपस में रेसिप्रोकेट करते हैं, जिससे हमारी जो है पर्सनैलिटी, हम एक्सट्रोवर्ट है इंट्रोवर्ट, हमारी उस टाइप की पर्सनैलिटी होती है। इन्होंने ये बहुत ही घुमा फिरा के कहा है, मैंने आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताया है कि बस एक ही चीज़ है कि जो हमारा कॉर्टेक्स जो होता है वो ARAS से असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इसके साथ लिंक्ड होता है। और ARAS होता क्या है, विच इज द नेटवर्क ऑफ फाइबर्स गोइंग अपवर्ड फ्रॉम द लोअर ब्रेन स्टेम टू द थैलेमस एंड कॉर्टेक्स, जो कि एक नेटवर्क ऑफ फाइबर्स होता है जो कि कहा जाता है अपवर्ड फ्रॉम द लोअर ब्रेन,
ऊपर की तरफ जाता है, कहाँ पे, थैलामस एंड कॉर्टेक्स पे। अब जब वहाँ जाता है तो कॉर्टेक्स क्या करता है, उसके रेस्पॉन्स में ARAS को एक्टिवेट कर देता है। उस ये सब जो है ये फंक्शन चलता रहता है, जिससे हमारा जो है पर्सनैलिटी का जो है डेवलपमेंट होती है, पर्सनैलिटी डिटरमिन होती है, जिसको कह सकते हैं। जिन्होंने कहा कि ARAS, अब देखो दस द रिलेशन बिटवीन ARAS एंड कॉर्टेक्स बिकम रेसिप्रोकल, दोनों एक दूसरे को रिस्पॉन्स करते हैं, दैट इज ARAS एक्टिवेट द कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है, विच इन टर्न इन्फ्लुएंस ARAS इधर बाय इंक्रीजिंग और इनहेबिटिंग द एक्साइटेबिलिटी। वही जब वो उसको एक्टिवेट करता है तो वो भी उसको इन्फ्लुएंस करता है, या तो उसको इंक्रीज करता है या उसको रोकता है उसको एक्साइट होने से। Ising was of the view that introverts have innately higher level of arousal than extroverts। तो इन्होंने क्या कहा आइजिंग ने कि इंट्रोवर्ट्स में बाय इनेट, क्योंकि उन्होंने इनेट को कहा है ना, इन्होंने नेचर पे फोकस की, इन्होंने एनवायरनमेंट पे कम फोकस किया, तो कहते हैं उनमें ऑलरेडी ही शुरू से ही बाय बर्थ ही उनके क्या होता है, इनेटली हायर लेवल ऑफ अराउजल होता है देन एक्सट्रोवर्ट्स। क्योंकि अब तक हमने यही पढ़ा है कि इंट्रोवर्ट्स होते हैं बहुत जल्दी वो अराउज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं क्योंकि उनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है काफ़ी वीक होता है। तो वही वो कह रहे हैं कि बाय बर्थ ही उनके अंदर ये चीज़ होती है कि इनिटली हायर लेवल ऑफ अराउजल देन एक्सट्रोवर्ट्स। एज अ रिजल्ट दे आर मोर लाइकली टू बी सेंसिटिव टू स्टिमुलेशन, इसलिए वो बहुत जल्दी ही उनको जो उसके जो स्टिमुलेशन होते हैं, जो लोगों से मिलते हैं, वो इन्फॉर्मेशन होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा जल्दी वो सेंसिटिव हो जाते हैं। इन अराउजल थ्योरी Ising tends to make it explicit that the seat of neuroticism lies in the visceral brain और लिम्बिक सिस्टम। अब इन्होंने क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और न्यूरोटिज्म के बारे में बात किया, अब इन्होंने कहा, अभी तक हमने किया एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, अब इन्होंने क्या कहा, जो अगर हम न्यूरोटिज्म की बात करें तो उनका जो क्या होता है कि विजरल ब्रेन और लिम्बिक सिस्टम से वो उनका जो सिस्टम होता है वो अटैच होता है। तो यहाँ पे आइजिंग की थ्योरी भी ख़त्म होती है। हम अपनी 5th वीडियो में गिलफर्ड की ट्रेट थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई